हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कार लर्निंग में। अब हम जीके के क्वेश्चंस की बात ना करके साइंस के क्वेश्चंस की बात करेंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, नींबू खट्टा किस कारण होता है। अब नींबू खट्टा किस कारण होता है, इसके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल के कारण, टाइटरिक अम्ल के कारण, साइट्रिक अम्ल के कारण। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल के कारण। नींबू खट्टा किस लिए होता है, साइट्रिक अम्ल के कारण। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के क्या होता है अमाशय रस। किसके कारण हाइड्रोक्लोरिक अमाशय रस खट्टा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण अमाशय रस खट्टा होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। और सिरका खट्टा होता है एसिटिक अम्ल के कारण। सिरका किस लिए खट्टा होता है, एसिटिक अम्ल के कारण। और इमली खट्टा होता है टाइटरिक अम्ल के कारण। इमली किस लिए खट्टा होता है, टाइटरिक अम्ल के कारण। पता चल गया नींबू खट्टा किस कारण से होता है, तो साइट्रिक अम्ल के कारण। अमाशय रस खट्टा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण। सिरका खट्टा होता है एसिटिक अम्ल के कारण। और इमली खट्टी होती है टाइटरिक अम्ल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। वायु है, वायु क्या है, तो एक इसके ऑप्शन है यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है, विद्युतीय उपघटन है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मिश्रण है। वायु क्या है, मिश्रण। वायु कई गैसों का एक मिश्रण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है। अब विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा, ये बात जो 4 बातें कही गई उसमें असत्य है। तो इसका ऑप्शन है जल में अधिक विलय होता है, हल्के पीले रंग का चूर्ण है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, जल में अधिक विलय होता है। यह गलत है। विरंजक चूर्ण में जल अधिक विलय नहीं होता है, लेकिन जल विलय होता है लेकिन पूर्ण रूपेण विलय नहीं होता। और विरंजक चूर्ण का नाम क्या है, ब्लीचिंग। विरंजक चूर्ण का एक और नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को क्या बोला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बोला जाता है। और ये जल में विलय होते हैं लेकिन अधिक विलय नहीं होते, तो ये असत्य है। और विरंजक चूर्ण जल में विलय होते हैं लेकिन पूर्ण रूपेण विलय नहीं होते हैं। ये हल्के पीले रंग का होता है, ये बात सही है, हल्के पीले रंग का होता है। ऑक्सीकरण भी होता है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। ये तीनों सत्य बात है विरंजक चूर्ण के लिए, लेकिन एक ही असत्य है, क्या, जल में अधिक विलय होता है, ये असत्य है। ये देखिए एक मिनट, CaO2 और क्लोरीन अभिक्रिया प्रतिक्रिया कर CaOCl+H2O बनाता है। और ये क्या है, ये विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया किससे हो रही है, क्लोरीन से। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया किससे हो रही है, क्लोरीन से। और क्या बना रहा है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण बना रहा है। तब हमें पता चल गया विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा असत्य है, तो ये जल में विलय होते हैं लेकिन अधिक विलय नहीं होते, ये असत्य है। और इसमें सत्य वाला ऑप्शन सब है, इसमें सत्य वाले हल्के पीले रंग का होता है, ऑक्सीकरण है, तनु अम्ल की प्रतिक्रिया क्लोरीन से निष्कासित करता है। सत्य भी पता चल गया और असत्य भी पता चल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पारद धातु मिश्रण, पारद धातु मिश्रण है, तो इसका ऑप्शन है अति रंगीन मिश्र धातु होती है, कार्बन युक्त मिश्र धातु होती है, पारद युक्त मिश्र धातु होती है, घर्षण के साथ अति प्रतिरोध वाली मिश्र धातु होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, पारद धातु मिश्र युक्त होती है। और पारद धातु को क्या बोला जाता है, अमलगम, अमलगम। पारद धातु को क्या बोला जाता है, अमलगम। पारद धातु मिश्र युक्त होती है। और एक ऐसा ही है तत्व लोहा, लोहा को छोड़कर प्राय सभी धातु पारे के साथ मिलकर अमलगम बनाती है। लोहा के अलावा जितनी सारी तत्व है, धातुएं हैं, वे पारा के साथ मिलकर अमलगम बनाती है, लेकिन एक लोहा ही ऐसा तत्व है, धातु है, जो अमलगम नहीं बनाते, पारे के साथ मिलकर अमलगम नहीं बनाते। इसको अपवाद भी, लोहा को अपवाद भी बोल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कोयले का सामान्य प्रकार है, कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, तो इसका ऑप्शन है बिट्यूमनी, अर्धबिट्यूमनी, एंथ्रासाइड, कोक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बिट्यूमिनी। कोयले का सामान्य प्रकार क्या है, बिट्यूमिनी। और बिट्यूमनी में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है, 70% से 90% यह पाई जाती है। इसमें कार्बन की मात्रा कितनी है, 70% से
90%। जबकि एंथ्रासाइड, ये एंथ्रासाइड को सब कोयले का प्रकार है लेकिन सामान्य प्रकार है बिट्यूमिनी। और एंथ्रासाइड में कार्बन की मात्रा कितनी है? 90% से अधिक। 90% से अधिक होती है कार्बन की मात्रा, और यह बहुत कठोर, ठोस, बहुत कठोर होती है, और इसके भंडार भी सीमित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की राष्ट्रीय पशु है। अब राष्ट्रीय पशु पूछ रहा है तो क्या है? ऑप्शन मयूर, गाय, सिंह, बाघ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। और राष्ट्रीय पक्षी क्या है? पक्षी पूछेगा तो मोर। राष्ट्रीय मिठाई पूछेगा, मिठाई तो क्या? जलेबी। राष्ट्रीय फूल तो कमल। राष्ट्रीय, और ये बाघ में कौन आ जाएगा? बाघ में क्या आएगा? इस बाघ में कौन सा है? पैंथला, पैंथला टाइग्रिस, पैंथला टाइग्रिस लिनियास, पैंथरा टाइग्रिस लिनियास, पैंथरा टाइग्रिस लिनियास, ये बाघ का प्रकार है। जबकि मयूर में जब राष्ट्रीय पक्षी पूछ दिया और वो मोर हो और उसमें कौन है? तो पावो, पावो क्रिस्टेट्स, पावो क्रिस्टेट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निशंस प्राणी कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है पेंगुइन, व्हेल, आटर, कछुआ। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, व्हेल। इसको व्हेल है, व्हेल, व्हेल। इसको निशंस प्राणी व्हेल को क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये समुद्र में रहने के कारण इसे निशंस प्राणी कहा गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जल से बाहर निकाल लिए जाने पे मछलियां मर जाती है क्योंकि इसके ऑप्शन है उन्हें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में प्राप्त होती है, उनका शरीर का ताप बढ़ जाते हुए सांस नहीं ले पाती, वे जल में नहीं चल पाते। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वे सांस नहीं ले पाती है। जल से बाहर निकाल लिए जाने पे वे सांस नहीं ले पाती, इसीलिए मर जाते हैं। और मछलियां सांस किसके द्वारा लेती है? तो गिल्स या फेफड़े के द्वारा, गिल्स या फेफड़े के द्वारा। हम लोग सांस कैसे लेते हैं और मछलियां कैसे सांस लेती है? वो अपने गिल्स या फेफड़े के द्वारा सांस लेती है, गिल्स या फेफड़े के द्वारा सांस लेती है। और वो नाक से भी सांस नहीं लेती है। मछलियां सांस लेने के लिए मुंह में से पानी पीती है। मछलियां सांस लेने क्या करती है? मुंह में पानी लेती है। पानी गलफारे से होते हुए ऑक्सीजन गलफरे की कोशिकाओं द्वारा सोख ली जाती है। गलफरे में बहने वाले खून के साथ ये ऑक्सीजन में मिल जाती है और शरीर में घूमती है। इसी ऑक्सीजन में मछली का खून शुद्ध होता है तथा इसे सांस लेने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इसलिए मछलियाँ पानी से बाहर निकलने पे मर जाती है। पानी के भीतर वो कैसे सांस लेती है? जो भी पानी अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। किसके द्वारा लेती है? अपने गिल्स के द्वारा सांस लेती है। और जब भी पानी पीती है तो उसके शरीर में वो पानी ऑक्सीजन के रूप में पहुंचता है और उसके रक्त को शुद्ध भी करता है। इसलिए मछलियाँ बाहर निकलने पे उन्हें पानी भी नहीं मिल पाता, इसलिए वो मर जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार से पहचानते हैं? तो इसका ऑप्शन है गंध से, दृष्टि से, नृत्य से, स्पर्श से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, नृत्य से। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस तरह पहचानते हैं? नृत्य से, एक दूसरे के नृत्य से, डांस से पहचानते हैं। और मधुमक्खी एक संघचर है, कीट है। क्या है मधुमक्खी? कौन सा कीट है? तो संघचारी कीट है। मधुमक्खी कौन सा कीट है? तो संघचारी कीट है। ये समूह है, एक कॉलोनी बनाकर, ये क्या बनाकर रहते हैं? कॉलोनी बनाकर रहते हैं। कॉलोनी बनाकर, जिसे हम मधुमक्खी का छत्ता भी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मधुमक्खी का छत्ता। इस छत्ते में समानता एक रानी मधुमक्खी होती है, रानी मधुमक्खी होती है तथा कुछ नर मधुमक्खी या ड्रोन होते हैं। इन मधुमक्खियों के द्वारा निर्मित शहद में, ये जो भी मधुमक्खी शहद बनाते हैं उसमें शक्कर की मात्रा कितनी होती है? 20 से 40% शक्कर की मात्रा होती है। और 0.22 से लेकर 0.3% खनिज होता है, खनिज। और इनके में विटामिन कितना है? 0.2 से 0.5 तक क्या होता है? विटामिन होता है। और 1 किग्रा शहद, 1 केजी शहद में 3500 कैलोरी, 1 से
1 केजी शहद में 3500 कैलोरी होती है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? मधुमक्खी पालने वालों को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालने वालों को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। मधुमक्खी पालने वाले को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते थे? इसका ऑप्शन है 14, 12, 20, 28। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, 20। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। पहले शैशवावस्था में, पहले बचपन में 20 दांत, जिसे दूध के दांत कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? दूध के दांत, मिल्की टूथ, दूध के दांत। उसके बाद लेकिन जब ये दांत टूट जाते हैं तो पुनः उसी के जगह पे कौन से दांत आ जाते हैं? दूध के दांत के बदले कौन से दांत आ जाते हैं? तो अस्थाई दांत। एक मिनट, दूध के दांत के बदले कौन से दांत आ जाते हैं? तो अस्थाई दांत, अस्थाई दांत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? तो इसका ऑप्शन है खोखली होती है, संरंध्री होती है, ठोस होती है, कीलक होती है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। मनुष्य के शरीर के पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। और इसी खोखले भाग में बोन मैरो अस्थि मज्जा स्थित होता है। बोन मैरो क्या, और खोखले भाग में क्या स्थित होता है? अस्थि मज्जा। अस्थि मज्जा स्थित, जो रक्त का निर्माण करता है। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। तो रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में रक्त का निर्माण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मनुष्य के खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो इसका ऑप्शन 29, 30, 32, 34। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 29। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 29 अस्थियां होती है। और 8 अस्थि कपाल का होता है, कपाल का 8 अस्थि कपाल का, 14 अस्थि फेशियल चेहरा का होता है, चेहरा का, 6 अस्थि कान का, और 1 अस्थि गले की होती, 1 अस्थि गले की। तो मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डी होती है? तो 29। तो 8 कपाल का होता है, उसके बाद 14 चेहरे का होता है, 6 कान का होता है, और 1 गले की हड्डी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? तो इसका ऑप्शन है जावा मनुष्य, क्रो-मैग्नन मनुष्य, निएंडरथल मनुष्य, पेकिंग मनुष्य। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बी, क्रो-मैग्नन मनुष्य। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्या है? क्रो-मैग्नन मनुष्य। और हम मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो होमो सेपियंस। मनुष्य के वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। और ये हमारे पूर्वज हैं। क्रो-मैग्नन मनुष्य के जीवांश फ्रांस को क्रो-मैग्नन नामक गुफाओं से प्राप्त हुए। और कहाँ से प्राप्त हुए? फ्रांस से प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसने क्रो-मैग्नन मनुष्य कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुई थी। 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन ये 10,000 वर्ष पूर्व ही विलुप्त हो गए, और 10,000 के बाद ही ये विलुप्त गायब हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। अब माँ पौधे की भांति पौधा कहाँ मिलता है? तो इसका ऑप्शन है बीजों से, कटा तना से, इनमें से किसी से नहीं, ए एवं बी दोनों से। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों से। ए एवं बी में क्या कहते हैं? बीजों से और कटा तना से। देखिए, माँ पौधा की भांति पौधा मिलता है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये दोनों में मिलेगा, बीजों में भी मिलेगा और तना में भी मिलेगा। कहाँ मिलेगा? बीजों एवं तना दोनों में, बीजों एवं तना दोनों में मिलता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ए एवं बी दोनों, बीजों एवं तना दोनों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन, चर्बी, खनिज, जल। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जल। 80% से अधिक सेल में जाने वाला पदार्थ क्या है? जल।
80% से अधिक सेल में क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। 20% क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। वसा पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कोई भी कोशिका में 80% से अधिक जल रहेगा और 20% ही प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट को मिलाकर रहेगा। और कोशिका क्या है? सेल क्या है? शरीर की सबसे छोटी और कार्यात्मक इकाई है। सबसे छोटी सेल क्या है? कोशिका सबसे छोटी, एक मिनट, सेल क्या है? सबसे छोटी, शरीर के सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई सेल है। सेल को क्या बोलते हैं? कोशिका। कोशिका किसे कहते हैं? शरीर की सबसे छोटी एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। और प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका से होता है। प्रत्येक जीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका से। 80% अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? तो जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? इसका ऑप्शन अदरक के प्रकंड से, डालियों की जड़ों से, बालसम पुष्प से, आलू के कंद से। इसका राइट ऑप्शन नंबर बी। डालियों की जड़ों से क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन। डालियों की जड़ों से क्या प्राप्त होता है? इंसुलिन। जिससे इंसुलिन से कौन सी दवा? इंसुलिन किसकी दवा है? तो डायबिटीज, मधुमेह रोग या डायबिटीज, जिसको शुगर का बीमारी बोला जाता है। डायबिटीज के लिए जो दवाई बनाई जाती है, इंसुलिन कहाँ से बनाई जाती है? डालियों की जड़ों से। कहाँ से बनाई जाती है? डालियों की जड़ों से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो इसका ऑप्शन है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, जीन के संश्लेषण के लिए, नाइट्रोजन संश्लेषण के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जीन के संश्लेषण के लिए। अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था? तो जीन के संश्लेषण के लिए। और ये कहाँ के भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक अरविंद खुराना ने 1968 ईस्वी में, कब? 1968 ईस्वी में जीन का संश्लेषण के लिए जेनेटिक कोड की खोज की। किसकी खोज की? तो जेनेटिक कोड की। कब की? तो 1968 ईस्वी में अरविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया? तो जीन के संश्लेषण के लिए। और इन्होंने जेनेटिक खोज कब की? जेनेटिक कोड की खोज कब की थी? तो 1968 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। संसार का सबसे बड़ा पुष्प, संसार का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा फूल क्या है? तो इसका ऑप्शन है कमल, रेफ्लेशिया, बहुत बड़ा कैक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा पुष्प क्या है? रेफ्लेशिया। और पूछ दिया सबसे छोटा। बड़ा तो पता चल गया क्या? रेफ्लेशिया। और छोटा क्या होगा? बुल्फिया। छोटा क्या होगा? बुल्फिया। संसार का, पूरे विश्व का पूछ रहा है सबसे बड़ा पुष्प, सबसे बड़ा फूल क्या है? तो रेफ्लेशिया है। और सबसे छोटा फूल क्या है? तो बुल्फिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90। तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? जो तना कटा आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन है केला, गन्ना, आम, कपास। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, गन्ना के लिए। कटा तना आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? तो गन्ना के लिए। कटा तना आमतौर पर गन्ना के प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है। कटा तना आमतौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग होता है? तो गन्ना के लिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, मटर पौधा है तो इसका ऑप्शन है शाक, पुष्प, झाड़ी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शाक। मटर पौधा क्या है? एक शाक पौधा है। और ये फूल धारण करने वाला, जब मटर में से निकलता है तो फूल भी निकलता है। फूल धारण करने वाला द्विबीजपत्री ये है, द्विबीजपत्री पौधा है। क्या है? द्विबीजपत्री पौधा है। मटर पौधा क्या है? शाक है। और ये पुष्प धारण करने वाला द्विबीजपत्री पौधा है। अब अगर आप लोग को ये मेरे साइंस का वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइएगा कौन सा वीडियो अच्छा है, साइंस या सोशल साइंस का। थैंक यू।